ज्योत्सना शर्मा। आज की हम इस वीडियो में शेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सजेस्टेड आंसर। नवंबर 2016 के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास था और आपने उसका क्या आंसर दिया वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन अगेन दो पार्ट में था, पार्ट ए पार्ट बी, राइट। पार्ट ए के मार्क्स थे 8 मार्क्स और पार्ट बी भी था 8 मार्क्स का, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए के ए पार्ट को सिर्फ कुछ लेवल तक सही किया और उसके बाद आकर उसको गलत कर दिया। क्यों किया, उस मिस्टेक का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि वो रीजन ये था कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से नहीं समझा। अगर आपने मार्जिनल अच्छे से समझा होता तो ये 8 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाते, लेकिन हमने तो मार्जिनल अच्छे से समझा ही नहीं। हमने तो मार्जिनल ऊपर से पढ़ा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मार्जिनल में अगर आपने पढ़ा होगा तो डिसीजन मेकिंग जब होती है तो दो वैरायटी आती है। एक तो ये कि हमारे पास लिमिटेड आवर्स है, हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम खुद बनाएं या बाजार से लेके आए, ठीक है। तो हम इसमें निकालते हैं कॉस्ट ऑफ होम प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ आउटसाइडर। एक होता है कि हम बनाएं या बेचें या नहीं बनाए बेचें, तो उसमें होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, तो वो आता है कंट्रीब्यूशन। यानी डिसीजन मेकिंग के टाइम मार्जिनल कॉस्टिंग में आपके पास दो तरीके के पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हमें खुद बनाना है या बाजार से खरीद के लाना है। ये क्वेश्चन वही था, इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट इसमें यही थी कि कंपनी के पास उतने घंटे नहीं है काम करने के लिए जितना वो कर सकती है या करना चाहती है। कर सकती है भी नहीं, करना चाहती है। तो हमें डिसीजन क्या लेना था कि कौन सा प्रोडक्ट हम खुद बनाएं और कौन सा प्रोडक्ट हम बाजार से खरीद के लाएं, राइट। गॉट इट। वापस बोलिए क्या पूछा था। क्वेश्चन प्योरली मार्जिनल का था। डिसीजन मेकिंग करनी है वो तो हमें पूरी कॉस्टिंग में करनी है। फाइनली पूरी कॉस्टिंग में घूम फिर के हर क्वेश्चन पे आपको डिसीजन देना है कि आप एक मैनेजरल पोजीशन पे बैठे हो, आप एक मैनेजर पर्सन हो और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कॉस्टिंग में कैलकुलेशन नहीं होगी फाइनल में, पर फाइनल में क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग होगी। इसीलिए तो नाम भी है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप एज अ मैनेजरल पर्सन चेयर पे बैठो और डिसाइड करके कंपनी को बताओ कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना था। हमें बताना था कि इन लिमिटेड आवर्स में कंपनी को क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाना चाहिए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो समझा ही नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वहीं रह गए कि कौन सा प्रोडक्ट बना के कंपनी बाजार में बेचे। बेचना तो उसने पूछा ही नहीं, अभी उसने तो पूछा बनाने के लिए। आप सब लोग आ गए बेचने पे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक करी वो मैं आपको करते हुए भी बताऊंगी, लेकिन उन्होंने जो मिस्टेक कर दी थी वो थी रैंक प्रोवाइड करने में। आपने रैंक देने में ही मिस्टेक कर दी थी। रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग होती है हमारी प्रेफरेंस कि हम किसको कब कहाँ बनाएंगे, किसको फर्स्ट पोजीशन पे बनाएंगे, किसको सेकंड, किसको थर्ड एंड उसके आगे कंटिन्यू अगर हमारे पास रैंकिंग है तो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट वहीं गलत हो गए थे। क्या था क्वेश्चन, अगेन मैंने हर वीडियो में बोला है मैं क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास भी टाइम लिमिटेड है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं देख सकते। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का कंटेंट बताती हूँ क्या क्या था। एक कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी 4 प्रोडक्ट, अच्छे से एक वर्ड सुनना। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड कितनी है, मतलब मार्केट से आपके पास कितनी डिमांड आ रही है ईच प्रोडक्ट की, वो भी क्वेश्चन में हमें गिवन दिया था। डिमांड ऑफ P 1,20,000 यूनिट्स, डिमांड ऑफ Q 1,86,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, डिमांड ऑफ R 1,71,000 नंबर ऑफ यूनिट्स and demand of S 99,000 number of units. Got it? इतनी डिमांड अगर मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की है तो हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल ही नहीं हो पाएगा। बट हमें इतना प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करना है, राइट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में इस तरीके से टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करी थी।
तो यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी, बट बस ये फाइनल में है ना, तो हमें ये चीज देख के तो पता लग जाता है कि सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट एंड माइनस वेरिएबल ओवरहेड करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास में कंट्रीब्यूशन। अब एक और चीज बोलती हूँ, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है, कॉस्टिंग का पेपर वैसे भी थोड़ा सा लेंथी होता है, टाइम नहीं होता है, तो बेटर है आप इस टेबल को वापस मत लिखो, आप सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है उनको लेस करो, और वो टर्म क्या कहलाती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट, गॉट इट। सुना, टेबल फॉर्म में सबसे फर्स्ट हमें दिया था डिमांड, देन सेकंड था सेलिंग प्राइस, नीचे की तीन चीजें हमें डिफाइन कर रही थी कि कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी पर यूनिट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। आप इन सबको लिखो, बहुत अच्छा है, बट कभी कभी ऐसा होता है लास्ट में टाइम नहीं बचता, हमें फटाफट क्वेश्चन करना है, तो इन सब डाटा को हम वापस लिखें, इससे बेटर है कि हम इनमें से इन सबको लेस करें और कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, राइट, गॉट इट। तो वो चीज क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन कौन सा कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, गॉट इट। आगे सुनना, क्या पूछ रहा था, एक वर्ड उन्होंने और लिखा था कि जितने भी वेरिएबल ओवरहेड आपको बताए गए हैं, जैसे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पी पे है 1.44, एक यूनिट पी की अगर बनेगी तो कितने रुपए का खर्चा कर पाएगी, हमारा 1.44। अब मैं जो आगे चीज बोल रही हूँ उसको सुनना अच्छे से, और फिर दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलने वाली है मैडम। वेरिएबल ओवरहेड जो रेट है वो मशीन से रिलेटेड है, और पर आवर मशीन की रेट होती है 1.20। इसका मतलब अगर हमारी मशीन कहीं भी जाके काम करती है तो हम 1 घंटे के कितने रुपए चार्ज करते हैं, 1.20। प्रोडक्ट पी पे कितने रुपए चार्ज किए हमने, 1.44। मैडम क्या 1 घंटा लगा, नहीं 1 घंटा नहीं लगा, कितने घंटे लगे, 1 घंटे की रेट होती है 1.20। सपोज मैं 1 घंटे का पे करती हूँ 1.20 रुपीज, और मैंने प्रोडक्ट पी के लिए पे किया है 1.44, तो कितने घंटे लगे, आवर्स कितने रिक्वायर्ड है हमें, कैसे निकालेंगे, 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2, राइट, 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2, तो उससे हमारे पास में ये आ जाएगा कि प्रोडक्ट पी की हर यूनिट को बनाने के लिए हमें कितने आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, निकालने अभी साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, 1 मार्क्स का है, मार्क्स हो, वैसे भी आपको मैं जो साइड में शीट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन है, क्वेश्चन पूरा भी गिवन है, डिटेल में पढ़ना हो वहाँ पे जाके पूरा क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर सुनना शुरू करना। फर्स्ट पॉइंट लगाया, हमारी हैबिट ये है, हम जो भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे लिखते हैं, कोई वर्किंग और कोई आंसर करने की जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट पॉइंट, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ये जो मैं हैबिट बता रही हूँ ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है जो मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कॉस्टिंग के क्वेश्चन में कि मैडम स्टार्ट कहाँ से करें। आप में से भी बहुत सारों का ये क्वेश्चन होगा, मैडम कॉस्टिंग में क्वेश्चन पढ़ लिया, आता भी है बट क्लिक नहीं होता है, स्टार्ट कहाँ से करें, कोई ये बता दे फर्स्ट पॉइंट कौन सा कवर करना है तो मैं पूरा क्वेश्चन कर लूंगा। तो ये जो मैं हैबिट आपकी डलवा रही हूँ ना, इसको यूज करना, क्वेश्चन रीड करते वक्त ही डाटा यहाँ पर नोट करना है, हमारा क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गया और फिर अपने आप वो लिंक बाय लिंक आगे चलता जाएगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ईच यूनिट के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं, पी पे कितना वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर किया था 1.44 डिवाइडेड बाय 1.20 क्यों कर रही हूँ मैं, बिकॉज 1 मशीन आर कितने रुपीस का एक्सपेंडिचर करवाती कंपनी का 1.20 का, और प्रोडक्ट पी के लिए हुआ है 1.44 का। सेकेंड वन इज अगेन क्यू पर भी 1.44 ही है। देन आर 2.4
1.40 का एक्सपेंडिचर हुआ है डिवाइडेड बाय 1.20 एंड S 2.16 डिवाइडेड बाय 1.20। कहाँ से लिखा मैडम? ये आपने ये 9 गिवन है ना, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। हर यूनिट के लिए इतने रुपए वेरिएबल ओवरहेड के खर्च हो रहे हैं और पर आवर रेट होती है हमारी 1.20। तो हम आर्स निकाल सकते हैं। कितने कितने आर्स होंगे? 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2 1.20 आर। ये ईच यूनिट के लिए रिक्वायर्ड है। अगेन सेम ही आएगा 1.20 आर। 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2। मैम क्लियर नजर आ रहा है? 2 फिर भी मैम कैलकुलेटर भी कर रही है। एंड लास्ट वन इज 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2 1.8। गॉट इट? ये है हर यूनिट के लिए लगने वाले आवर्स। इसका मतलब कंपनी अगर एक यूनिट पी की बनाएगी उसकी मशीन के 1.2 आवर्स काम आएंगे, क्यू में अगेन 1.2, आर में 2 आवर्स एंड एस में 1.8 आवर, राइट? नेक्स्ट उन्होंने कहा है फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट है 46,84,000 पर एनम। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स। क्या करना है आपको? पूरी डिसीजन मेकिंग करनी है। इस लाइन को भी छोड़े मत। टोटल पूरा क्वेश्चन एज होल सॉल्व करना है। हमें लास्ट में बताना है कि हमारी डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है और फिर वो जो भी कंट्रीब्यूशन आता है उसमें से ये अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट हमें लेस करनी है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक ही आपने पढ़ा होगा तो उसमें होगा कि फिक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के टाइम काम में नहीं लिया जाता है। किन किन पॉइंट्स पे लेते हैं वो भी क्लियरली वहां मेंशन है। इस क्वेश्चन में क्लियर गिवन है फिक्स कॉस्ट पर एनम 46,84,000 पर एनम। कहीं काम में नहीं लेंगे। बस एक चीज याद रखना, लास्ट में जब फाइनल आंसर बताएंगे ना कि ये हमारा टोटल प्रॉफिट है उसमें से हम इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। आगे क्या पूछा था उन्होंने? आगे उन्होंने एक पॉइंट बोला था हमें कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8,15,000 मशीन आवर। आगे की पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? की फैक्टर। की फैक्टर क्या होता है? कोई भी लिमिटिंग फैक्टर जहां हमारी कंपनी हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस दे दे कि भाई आपको काम करना और इसके अंदर अंदर करना है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस नोन एज की फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमारा की फैक्टर क्या है? मशीन आवर। कितने हैं मशीन आवर हमारे पास में? टोटल मशीन आवर 18,15,000। आपकी टोटल मशीनें सिर्फ इतने घंटे चल सकती है, तो आप चाहे P बनाओ, Q बनाओ, R बनाओ, S बनाओ, इनमें से कोई भी मिक्स करके बनाओ, आपकी चॉइस है। बट इन आवर्स को बेस्ट यूटिलाइज करो। बेस्ट यूटिलाइज मतलब इनको इस तरीके से यूज करो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आए, राइट? प्रोडक्ट P Q R, अच्छे से सुनना ये लाइन, यही लाइन थी जहां पे बच्चे गलती करके आए थे। प्रोडक्ट P Q और R को अगर हम नहीं बना पाते तो हम बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं। कितने कितने रुपए में? 21.36। मतलब आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते हो तो मत बनाना, उसको कहाँ से खरीद के ले आना? बाजार से खरीद के ले आना। कितने रुपए में? 21.36 में P, 24 में Q एंड 48 में R। लिखो, थर्ड पॉइंट लगा के इसको लिख दो। एग्जाम में प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स कभी इस चीज के लिए नहीं कटेंगे कि आपने वर्किंग एक्स्ट्रा कर दी है। आउटसाइडर कॉस्ट 21.36 में आपको कोई दूसरी कंपनी देने के लिए तैयार है कि हमें ऑर्डर दो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। 24 में एंड 48 में। इसका मतलब ये चीज लिखते एक दिमाग में क्लिक हो गया होगा। कौन सा पॉइंट क्लिक हुआ? कि एक चीज हमें बाजार में भी नहीं मिलने वाली। कौन सी? प्रोडक्ट S। प्रोडक्ट S हमें बाजार में नहीं मिलेगा, तो उसे तो हमें बनाना ही है। अगर आपको बेचना है तो प्रोडक्ट S बाजार से खरीद के लाना चाहोगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसे क्या करना है? हमें बनाना ही पड़ेगा। बट हम P चाहे तो बाजार से खरीद सकते हैं, Q भी खरीद सकते हैं और R भी खरीद सकते हैं।
You are required to calculate best product mix. Question finish. आपको बताना है बेस्ट, इसको ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स भी कह सकते हैं। इसको बहुत बुकिश लैंग्वेज में जाने की बजाय सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स या ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है आप एक डिसीजन मेकिंग करो और वो इतनी अच्छी हो कि उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें कोई और डिसीजन मेकिंग नहीं करके दे सकती हो। आपने जो प्रोडक्ट मिक्स बताया हो हमें वो सबसे बेस्ट हो और सबसे ज्यादा कमा के दे रहा हो। राइट, क्वेश्चन करें अब आगे। क्या करना है हमको? प्रोडक्ट मिक्स करना है। सेल तो करनी है मैम, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट आपकी लग रही है। मैं पूरा डाटा नहीं लिख रही हूँ, साइड में जो आपको पूरी वर्किंग प्रोवाइड है उसमें गिवन है, शीट्स में आपको पूरा डाटा। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये लेस करके बता रही हूँ। सेलिंग प्राइस थी 23.88 माइनस 10.08 माइनस 4.08 माइनस 1.44। ये वो सारे डाटा मैं बोल रही हूँ जो क्वेश्चन में खुद गिवन है कि हमें कितने रुपीस वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट की। प्रोडक्ट P, Q, R एंड S 8.28 ये है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपने एक यूनिट बेची तो P की तो आपको इतने रुपीस कंट्रीब्यूशन बनेगा। सेकेंड वन इज 28.68 माइनस 13.2 माइनस 4.08 एंड माइनस 1.44। सॉरी, गड़बड़ करा मैंने। 28.68 माइनस 13.2 माइनस 4.08 माइनस 1.44, 9.96 अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। 55.08 में प्रोडक्ट सेल होगा, कॉस्ट लग रही है 30.48, लेबर की कॉस्ट लग रही है 6.72 एंड ओवरहेड की कॉस्ट लग रही है 2.4। तो इसका मतलब यहाँ हमें मिलेगा 15.48 रुपीस। 47.88 में प्रोडक्ट सेल होगा, 24.96 कॉस्ट है मटेरियल की, 6.36 कॉस्ट है लेबर की एंड एट लास्ट 2.16 कॉस्ट है ओवरहेड की, 14.40। ये है हमारा कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में क्या चीज रिस्ट्रिक्टेड है? मशीन आवर। यानी हमें ये डिसाइड करना है कि टोटल जो 8,15,000 मशीन आवर्स है उसमें से हम कितने आवर्स किस प्रोडक्ट के लिए यूज करें। टोटल तो हमारे पास इतने ही हैं, ओवरऑल हम इतने ही मशीन आवर्स यूज कर सकते हैं। उसमें से हम कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या क्या यूज करें। क्या बाजार में सेल करने पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है? नहीं, आप बनाओ और बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शंस है कि हम बना पूरा सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या पूरा बना पाएंगे इन आवर्स में या नहीं बना पाएंगे। ये जो वर्किंग मैं आपको करके बता रही हूँ कि एग्जाम में करो या नहीं करो चलेगा, बट यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लिक हो जाए कि मैंने क्यों इस क्वेश्चन को आगे ऐसे सॉल्व किया है। सबसे फर्स्ट चीज, डिमांड हमारी कितनी आ रही है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। अच्छे से सुनना क्या बोल रही होंगे। मैंने क्या लिखा? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। P की नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बनानी थी 1,20,000। Q की नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बनानी है 1,86,000। R की बनानी है 1,71,000 एंड S की बनानी है 99,000। इतनी यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड है ईच प्रोडक्ट की, इतना हमें चाहिए बना के किसी भी तरीके से। और सबसे बेस्ट है खुद की कंपनी मान लेना, इतने ये 4 प्रोडक्ट्स हमें बना के बाजार में बेचने और इतनी यूनिट्स बनानी है। हर यूनिट के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड है
आर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट पता है हमें पता है आर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट कितना है, वो तो हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही लिख लिया था। नहीं अगर काम आए तो वर्किंग कर दी, नहीं काम आए उसको क्रॉस भी मत करना, प्रैक्टिकल में नहीं चाहिए ऐसा कुछ। आर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट पता है हमें, कितने आर्स चाहिए 1.2, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 1.20 आवर्स। सेकंड अगेन 1.20 आवर्स। थर्ड इज 2 आवर्स एंड लास्ट वन इज 1.80 आवर। इसका मतलब अगर कंपनी सब कुछ बना के बेचना चाहती है तो उनको टोटल इतने आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कितना आएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 1,44,000 आवर्स, 1,86,000 into 1.2 223,200 hours, 1,71,000 multiplied by 2 3,42,000 hours हमें चाहिए for product R। 99,000 यूनिट एसपी बनानी है और ईच यूनिट के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड है वो हमें पता है, तो 1,78,200 आवर्स हमें रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्ट एस। टोटल है सबका कितने, टोटल के में कितने आवर्स चाहिए कंपनी को, $2,23,200 प्लस 1,44,000 8,87,400 आवर्स टोटलिटी में हमें रिक्वायर्ड है अगर हम सारे प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते हैं तो। लेकिन हमारी मशीनें काम करना बंद कर देगी कितने घंटे के बाद, 8,15,000। तो इसका मतलब ये तो हमें श्योर है कि सब कुछ तो नहीं बना सकते, तो फिर ऐसा करें लेबर को कह दें, क्योंकि लेबर काम करेगी फिजिकल बट वो हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगी, तो हम ऐसा करते हैं लेबर को कह देते हैं भाई 8,15,000 में जितना बनता बना बाकी छोड़ दे। ऐसा करोगे? अगर कंपनी हमारी है और हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा बेच के आ सकते हैं, सपोज एक छोटा सा इन 4 प्रोडक्ट को भी छोड़ो, मैं प्रोडक्ट ए बना सकती हूँ सिर्फ ए, और मेरी डिमांड आ रही 12,000 यूनिट्स की, लेकिन मेरी कैपेसिटी है सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाने की, तो 10,000 तो मैं बनाऊंगी। क्या उस 2,000 की डिमांड जो कस्टमर मेरे पास लेके आ रहा है मैं उसे छोड़ दूंगी? नहीं। फिर क्या करेंगे, हम बाजार में भागेंगे कि कौन हमें प्रोडक्ट ये बना के दे सकता है और कौन कम प्राइस में दे सकता है। सपोज 4 जने मिल गए कि हम भी बना के दे देंगे, हम बना के दे देंगे, हम बना के दे देंगे, तो फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन कम बना के दे सकता है, कम प्राइस में बना के दे सकता है, क्योंकि जो हमें सस्ता बना के देगा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ भी हमें वही करना है, हमें ये नहीं कहना लेबर को कि चलो पहले पी बना दो, फिर क्यू बना दो, फिर आर बना दो, फिर एस बनाना, जितना बने ठीक है बाकी छोड़ देना। वो थोड़ी ना मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट तो ये होता है कि हमने बोले कि अभी प्रोडक्शन शुरू मत करो, हम आपको एक प्लान बताते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, और अगर यूनिट नहीं बन पाई तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें बाहर की कंपनी प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है तो हम उनसे खरीद लाएंगे। लेकिन आंख बंद करके भी ये नहीं कह सकते या चिट निकाले कि पी क्यू आर, एक चिट निकाली और डिसीजन हो गया कि चलो ये बाहर से लाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें इसमें भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि हमें पी लाना चाहिए, क्यू लाना चाहिए या आर लाना चाहिए। ये अमाउंट मत देखना कि 48 सबसे महंगा ही है, हो सकता है इसकी खुद की कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा आ रही। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लेबर को होल्ड पे रखना है कि अभी काम मत शुरू करो, बेचेंगे तो हम सारा कैसे भी करके बेचेंगे। हम बाजार से भी कोटेशन मंगवा चुके हैं, लेकिन बाजार वालों ने एक प्रोडक्ट बनाने से हमें मना कर दिया, कौन सा, एस। तो इसका मतलब एक चीज़ तो दिमाग में क्लिक है, एस तो बनाना ही बनाना है, बाजार वाले देंगे नहीं तो बनाना ही है एस। लेकिन अब प्रोडक्ट कौन कौन सा बचा, पी क्यू आर, जो हम कहाँ से बनवा सकते हैं, आउटसाइड से बनवा सकते हैं। तो हमें डिसीजन क्या लेना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट आउटसाइडर से बनवाना है, राइट। अब क्वेश्चन में मैडम बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, मैं आपको रात में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये वर्किंग मैंने क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते नोट करी थी, ये वाली पढ़ते हुए लिखी थी, ये वाली भी पढ़ते हुए लिखी। ये चीज़ आपको बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगी। हम फाइनल में आ गए, हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, हम निकाल सकते हैं।
ये वाली चीज, मतलब आंसर देते वक्त तो मैंने अभी तक सिर्फ ये वाला पार्ट निकाला है, राइट? एग्री हो इस बात से? आंसर के लिए तो मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट अभी तक निकाला है। तो आगे अब हम क्या वर्किंग करें? कोई और नंबर डालने की जरूरत नहीं, जो नंबर यहाँ खत्म हो रहा है नेक्स्ट नंबर से हम कंटिन्यू करेंगे। बस क्लियर डालना कि पता लगे कौन सी चीज उसमें कैलकुलेट कर रहे हो आप। हम क्या लगाए? पॉइंट नंबर 6 एक नोट भी डाल देंगे ऊपर या नीचे लिख देंगे कि कंपनी सिर्फ पी क्यू और आर में से डिसाइड कर सकती है, एस तो हमें बनाना ही है। क्यों बनाना? क्यों मजबूरी हो गई कि नहीं ये तो खुद ही घर में बनाना है, क्योंकि बाजार वाले बना ही नहीं रहे। पी क्यू आर आउटसाइडर कितने में दे रहा है? पी के लिए बाजार में गए, आउटसाइडर को पूछा आप बना के दोगे? उसने कहा बिल्कुल दूंगा। कितने रुपीस में दूंगा? 21.36 में। क्यू के लिए बाजार में गए, पूछा आप बना के दोगे? बिल्कुल दूंगा। कितने रुपए में दूंगा? 24 में। एंड आर इज 48। अब हमने अपने लेबर को बोला ओन कॉस्ट बताओ। ओन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ होम प्रोडक्शन। हम खुद बना रहे तो कितने रुपए में बन रही है? उसने हमें बोला अगर हम खुद बनाते हैं ना P, तो मटेरियल का खर्चा होता है 10.08, लेबर का खर्चा होता है 4.08। आप इन सबको कंबाइन ऐड करके एक साथ लिख सकते हो। और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा होता है 1.44। ये खुद की कॉस्ट लगती है। ओन कॉस्ट, ओन कॉस्ट मतलब हम खुद बनाएंगे तो भी इतना खर्चा तो करवाएंगे आपका। बाहर वाला इतने रुपए ले रहा है, हम इतने में काम करवाएंगे। इन शॉर्ट इसको मैं पूरा एक साथ टोटल में लिखती हूँ, आगे भी मैं टोटल में लिखूंगी। आप ऐसे लिखते हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसको लिखी हूँ पता होना चाहिए मैं किस चीज को ऐड करके लिखती हूँ। 10.08 मटेरियल के खर्च होंगे, 4.08 लेबर में खर्च होगा, 1.44 ओवरहेड में खर्च होगा। इसका मतलब 15.6 रुपीज तो हम खुद भी खर्च करेंगे। अच्छा चलो क्यों का बताओ। 13.20 मटेरियल, 4.08 लेबर एंड 1.44 ओवरहेड, 18.72 हम खुद भी खर्च कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वन आर, 30.48 प्लस 6.72 प्लस 2.4, 39.60। तो हम भी एक्सपेंडिचर करेंगे भाई, उससे कम तो नहीं कर सकते हम भी। तो यहाँ आप कंट्रीब्यूशन लिखो चलेगा, बट मैं लिख रही हूँ सेविंग इन होम प्रोडक्शन। समझ आया वर्ड? क्या लिख रही हूँ मैं? सेविंग इन होम प्रोडक्शन। प्लस माइनस में इतना कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे माइनस आ रहा है दूसरा पे माइनस, कुछ नहीं, ये वर्ड दिखाई रहा ना। सेविंग इन होम प्रोडक्शन मतलब मैं खुद बनाऊंगी तो मैं कितने रुपए बचाऊंगी। अगर मैं पी प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाती हूँ तो उसकी कॉस्ट होती है 21.36, खुद बना लेती हूँ तो कॉस्ट होती है 15.6, यानी कितने रुपए बचते हैं मेरे? 5.76 पर यूनिट। गॉट इट? बाजार से लाओगे तो ये लगेगा, खुद बना लोगे तो ये लगेगा। तो हम खुद बनाएंगे तो कितने रुपए बचाएंगे? 5.76। अगर हम बाजार से खरीद के लाए तो कॉस्ट लगेगी 24, खुद ने बना लिया तो कॉस्ट लगेगी 18.72। कितने रुपए सेव करे हमने? 5.28। अगर हमने बाजार से बना लिया तो कॉस्ट लगेगी 48, मंगवाया तो कॉस्ट लगेगी 48, खुद बनाया 39.6। कितने रुपए सेव हुए? 8.40। इसका मतलब प्रोडक्ट पी खुद बनाओगे तो पर यूनिट 5.76 बचेगा, क्यू में 5.28 एंड आर में 8.40। कौन सा प्रोडक्ट बनाना अच्छा है हमारे लिए? यहाँ से नहीं बताना प्लीज। मार्जिनल में स्टार्ट ही करते हैं, मार्जिनल में ये तो सीखते हैं, अदरवाइज बेसिक मार्जिनल तो हम आईपीसीसी में भी पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग तो सीखते हैं फाइनल में हम। यहाँ से नहीं बताएंगे मैडम, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और हमारी डिसीजन मेकिंग उसी चीज पे होती है जो की फैक्टर होता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सेविंग पर आर, हर
घंटे पे कितनी सेविंग होगी? एक यूनिट पे सेव होता है 5.76। एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन आवर्स कितने यूज होते थे? प्रीवियस वर्किंग में भी है और ये 1.2, क्यू में 1.20 आवर्स एंड आर में 2 आवर्स, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पे रैंक नहीं देनी है आपको, ठीक है, इसको देख के रैंक नहीं देनी है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड चीज है वो है घंटे, तो हमें निकालना है कि हर घंटे के रिस्पेक्ट में हम कितना बचा रहे हैं। ये चीज थी हर यूनिट के रिस्पेक्ट में हम कितना सेव कर रहे हैं, हमें उसको लिंक करना है आवर्स से, कि हर आवर्स के रिस्पेक्ट में हम कितना सेव करेंगे, पर आवर हम कितना सेव कर लेंगे, क्योंकि वही चीज तो हमारे पास कम थी, तो हमें उसी को सबसे बेस्ट यूज करना है। 5.76 डिवाइडेड बाय 1.2, 4.8 पर आवर, यानी प्रोडक्ट ए अगर बनाया तो हर घंटे पे कितने रुपए सेव हो रहे हैं? 4.8। 5.28 डिवाइडेड बाय 1.2, 4.4 and 8.4 divided by 2, 4.20। यहाँ हम देंगे रैंक, वो रैंक क्या होगी? वो रैंक होगी कि हमें प्रोडक्शन किसका पहले करना है। अच्छे से सुनना, अगर मैं P को घर में बनाती हूँ तो मैं हर घंटे को यूज करने पे 4.8 रुपीज सेव करूंगी कंपनी के। अगर मैं Q को घर में बनाती हूँ तो हर घंटे पे 4.4 सेव होगा, और अगर मैं R को घर पे बनाती हूँ तो हर घंटे पे 4.2 सेव होगा। कौन सा बेस्ट है सबसे पहले हमारे लिए बनाना घर में? जो ज्यादा सेविंग दे। तो हमारी रैंकिंग क्या होगी? हमारी रैंकिंग होगी फर्स्ट मतलब पहले सबसे पहले हम P बनाएंगे, P का प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो हम Q बनाएंगे, और Q का प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो हम R बनाएंगे, राइट। यहाँ हमें रैंक देना है, ये रैंक होती है हमारी प्रेफरेंस, मतलब अब हम लेबर को ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर सुनना, लिखना नहीं है उसको। वो ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले S की 99,000 यूनिट्स बनाओ। जैसे ही आपके पास सुपरवाइजर आया, सर कंप्लीट हो गई 99,000, नेक्स्ट ऑर्डर, तो हम उसको कहेंगे नेक्स्ट P की 1,20,000 यूनिट्स बनाओ। वो कहेगा कुछ देर बाद वापस आया, सर कंप्लीट हो गई, तो हम कहेंगे R की बनाओ, सॉरी Q की बनाओ। वो फिर आया थोड़ी देर बाद में कि सर Q का प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया, कुछ घंटे अभी भी बचे हैं, तो हम उसे कहेंगे जितने भी बैलेंस आवर्स बचे हैं उसमें से क्या प्रोड्यूस करके ले आओ? R। इस बार जब वो आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि सर पूरा प्रोडक्शन हो गया, इस बार वो कहेगा सर इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स बन गई है बट इतनी नहीं बनी, तो हम उसे कहेंगे ठीक है, जितनी नहीं बनी मार्केट से लेके आएंगे। कोइंसिडेंटली रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही आई है, बट आपने पहले क्वेश्चन किए होंगे जब आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जरूरी नहीं रैंकिंग ऐसे आएगी। अगर यहाँ होता 4.9 तो मैं सबसे पहले S बनाने के जस्ट बाद ऑर्डर देती R बना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ने गलती क्या करी? क्वेश्चन को समझ आया, ऐसा नहीं है मार्जिनल छोड़ के गए थे, क्या तो कंफ्यूजन में करी या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी समझ आया कि ये चीज की फैक्टर है, वहां भी उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं करी। उन्होंने मिस्टेक ये करी कि उन्होंने यहीं से रैंकिंग दे दी, इसी को डिवाइड किया 8 से, जो ज्यादा रुपए बाजार से कमा के दे रहा है उसी को हमने बना लिया, तो डिसीजन मेकिंग गलत हो गई आपकी, क्योंकि उसने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन सी चीज आपको बाजार में बेचनी है, वो बेचनी तो सभी है, उसने आपसे डिसीजन मेकिंग ये मांगी थी कि कौन सी चीज आपको बनानी है और नहीं बनती तो खरीद के लाके बेचनी है, बेचनी तो आपको हर हाल में है क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है। समझ आया? अब हमें क्या करना है? फाइनल प्रॉफिट बताना है। हमने डिसीजन भी ले लिया, सब हो गया, ये साफ कर रही हूँ। एट लास्ट हमें बताना है प्रॉफिट, कि हमने जो प्लानिंग करी उससे हम कितना कमाएंगे। फाइनल रिजल्ट के बिना कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमारी डिसीजन मेकिंग से हम कितने रुपए कमा रहे हैं। कैसे करें? टोटल आवर्स अवेलेबल, नंबर ऑफ यूनिट्स
प्रोड्यूस। टोटल आर्ट्स कितने हैं हमारे पास में? 8,15,000, राइट। सबसे फर्स्ट कौन सा बनाएंगे? प्रोडक्ट एस। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो तो बाजार में मिलेगा ही नहीं। एस के लिए कितने आर्ट्स चाहिए? वापस वर्किंग मत करो, एग्जाम में भी मत करना, एक बार बता दिया ना, ठीक है। अगर हम अपनी कॉपी में कुछ चीज शो कर चुके हैं और फिर वही कैरी कर रहे हैं तो हमें वापस उसको बताने की जरूरत नहीं है। कितने आवर्स रिक्वायर्ड लगेंगे? 1,78,200 आवर्स। कितनी यूनिट्स बनी एस की? कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई पूरी? 99,000। सेकंड, अब वो आए, पूछा क्या बनाए सर, हमने उनको फटाफट आंसर किया, पी बनाना शुरू करो। पर कितने पी बनाना? 1,20,000। कितने आवर्स लगेंगे उसके लिए? 144। कितनी यूनिट बन गई? 1,20,000 यूनिट्स कंप्लीट। फिर वो आए हमारे पास में, अब क्या बनाए सर? प्रोडक्ट क्या बनाओ आप? क्यू बनाओ। पर कितना बनाना? 186, क्योंकि मार्केट में इतना ही सेल होगा, ठीक है। बनाते हैं। कितने आवर्स लगेंगे उसके लिए? 223,200, 1,86,000 यूनिट्स पूरी बन गई। अगेन वो हमारे पास आए, क्या बनाए? हमने उसको बोला क्या बनाना है इस बार? आप क्या बनाओ? आर। कितनी यूनिट्स बनाओ? 1,71,000। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आर्ट्स रिक्वायर्ड ज्यादा थे और हमारे पास अवेलेबल कम है। तो पहले ये निकाल लें कि कितने आर्ट्स हमारे पास रिमेनिंग रहे हैं। 8,15,000 माइनस 178,200 माइनस 144 माइनस 2,23,200 रिमेनिंग आर्ट्स हैं। बैलेंस आर्ट्स जो बचे हैं वो बचे हैं 269,600 बैलेंस आर्ट्स 4 प्रोडक्ट। नाम बोलो फटाफट। आर। कितने आर्ट्स चाहिए थे? 342 अगर पूरा बनाते तो। कितने हैं? 269,600। पूरी तो नहीं बनेगी, तो कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? किससे डिवाइड करो उसको? डिवाइडेड बाय इसकी हर यूनिट के लिए कितने आवर्स थे? डिवाइडेड बाय 2r। 269,600 डिवाइडेड बाय 2r 134,800 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर लेंगे। तो बाकी यूनिट्स क्या करके लाएंगे? परचेज। इसकी कोई यूनिट हमें परचेज करनी है? नहीं, कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट कर देंगे। इसकी कुछ परचेज करनी है? नहीं। इसकी कुछ परचेज करनी है? नहीं। इसकी कुछ परचेज करनी है? बिल्कुल करनी है, क्योंकि बाजार में डिमांड कितनी की? कस्टमर कितने का ऑर्डर लेके आ रहा है हमारे पास में? 171। तो हम उसको ये थोड़ा कहेंगे नहीं भाई हम तो सिर्फ 134,800 बना सकते हैं। उसे नहीं बताना हमें कुछ भी, हमारी प्लानिंग है वो। तो हमें पता है कि 134,800 तो हम खुद बना के उसको दे रहे हैं, लेकिन बाकी बची हुई यूनिट 171,000 माइनस 134,800 36,200 यूनिट्स हम क्या करेंगे? खरीद के लाएंगे और डिमांड सेटिस्फाइड कर देंगे। गॉट इट? यहाँ से वापस सुनना, फटाफट बोलिए अपनी बात। टोटल थे 8,15,000 आवर्स। सुपरवाइजर आया, सबसे पहले उसने पूछा मैडम सर क्या बनाएं? हमने बोला ऐसे बनाना शुरू करो। 99,000 यूनिट्स बन जाए, आ जाना वापस दूसरा ऑर्डर लेने, दूसरा डिसीजन करवाने। ठीक है, वो वापस आया, बोला अब क्या बनाऊं? हमने यहाँ डिसीजन पहले लिया है, इसीलिए तो हमने काम किया, क्योंकि आने के बाद नहीं सोचना पड़े हमें क्या बनवाना है। हमने फिर उसको बोला पी बनाना शुरू कर। जैसे ही 1,20,000 यूनिट्स बने, ब्रेक छोड़ देना, वापस आ जाना हमारे पास पूछने। बन गई होगी। फिर क्यू की भी कितनी यूनिट्स बनवा दी हमने? 186।
फिर हमें उसको हम ही बता दें ज़्यादा बेस्ट है कि अब आपके पास आर्ट्स कम है, वो बाद में आए कि सर मेरे पास तो थोड़ी सी उसको भी टेंशन हो जाए कि मैं पूरी यूनिट्स नहीं बना पा रहा, उसको क्लियरली बोलो अब आपके पास इतने आर्ट्स बच्चे हैं, ईच यूनिट के लिए रिक्वायर्ड है 2 आवर्स, तो आप सिर्फ 134,800 यूनिट्स बना पाओगे आर की, तो उतनी बना के ले आओ, बाकी हम कहाँ से खरीद के लाके बेच देंगे, बाजार से। और इमीडिएटली आर का जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है जो भी हमें दे रहा है उसके साथ एग्रीमेंट कर लो कि 36,200 यूनिट्स आप हमें बना के दे दीजिए, ताकि हम अपने कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड कर दें। गॉट इट? समझ आया? ये था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने किया क्या, यहाँ से रैंकिंग निकाली तो ये पूरा उल्टा सीधा हुआ और फिर आगे के नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ तक के मार्क्स थे सिर्फ 2 मार्क्स, मतलब पूरी वर्किंग अगर आप लिखते हुए आ रहे हो ये भी करा है तो सिर्फ 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं आउट ऑफ 8, उसके नीचे वो कुछ नहीं देगा आपको। फिर चाहे आपने बहुत अच्छे से लिखा हो अंडरलाइन कर करके कि प्रोटेक्ट एस हम खुद बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, वो नहीं देगा आपको मार्क्स, क्योंकि उसे पता है कि फाइनल के लेवल पर आकर आप यदि ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है तो वो आपको फ्री में मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। अब वो आपसे एक चीज और बोल दे, वैसे तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स पूछा था, प्रॉफिट पूछा था क्या, 1 मिनट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स फॉर द ईयर एंड ऑप्टिमम प्रॉफिट। बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स पूछा है, यहाँ तक निकालो, छोड़ दो, करोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं बहुत बार रिपीट करूंगी इस बात को, प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं कटते एडिशनल वर्किंग के, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट इन्होंने तो यहाँ पूछा है ऑप्टिमम प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, आप फटाफट वो दिमाग में आ जाना चाहिए। मैडम आप डिस्कस कर रहे हो आप ही बता दो, ऐसा नहीं, उसके दिमाग में भी क्लिक हो जाना चाहिए ना। जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया था उन्हें भी अब तो क्लिक हो जाना चाहिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, किसी भी सीक्वेंस में निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बन रही है, 99,000 यूनिट्स पर यूनिट कितने रुपए कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं हम, 8.28। जो शीट में आपको सारे प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बहुत क्लियर मेंशन है। देन पी की 144,000, हर यूनिट पे कितने रुपए कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 9.96। P 1,44,000 यूनिट्स नहीं है, वो क्या है, आर्ट्स, वो आर्ट्स है। यूनिट्स कितनी है, 1,20,000 यूनिट्स। Q 1,86,000 यूनिट्स, और ईच यूनिट पे कितने रुपए कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमको, 15.48। राइट मैडम, आप आर का कैसे लिखेंगे, आर का लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे, इस तरीके से 2 एरो करो। खुद कितना मैन्युफैक्चर कर रहे थे हम, 134,800 कर रहे थे इतना, और जब खुद बनाते हैं खुद ही बाजार में बेच के आते हैं तो कितने रुपए अर्न करते हैं, 14.4। बट कुछ हम परचेज करके कर रहे थे, ये था मैन्युफैक्चरिंग, और कुछ यूनिट्स की परचेज। कितनी यूनिट्स, 36,200। क्या उन यूनिट्स पे भी सेम कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, नहीं, उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा, अलग से वर्किंग करूँ, यही कर दूं मैं। सेलिंग प्राइस थी प्रोडक्ट आर की 55.08, और बाजार वाला हमें कितने रुपीस में दे रहा था प्रोडक्ट आर, लिखा हुआ भी है आपके पास में, चाहे ऊपर देख लीजिए चाहे क्वेश्चन में चेक कर लो, बट बेटर है अगर आपके पास कॉपी में वर्किंग है वहीं जाके चेक करो। कितने रुपीस में मिल रहा था हमें, 48 रुपीस कॉस्ट लग रही थी। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम खरीद के लाने की कॉस्ट हटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कंट्रीब्यूशन। इतना हम कमाएंगे, इतना हम देके आएंगे बाजार वाले को, जिससे भी बनवाया, जिसको भी XYZ जो भी है उसको, तो रिमेनिंग बचा हुआ एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये टोटल मिलाएंगे तो ये सारा होगा टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन पूछा है, नहीं,
उन्होंने पूछा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के टाइम अभी हमें एक और चीज घटानी पड़ेगी और वो है फिक्स कॉस्ट, जो मैंने क्वेश्चन रीड करते वक्त बोला था। छोड़ दो इसको, अभी कहीं काम नहीं आएगी। कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 46,84,000 रुपीज। तो ये हमारा होगा प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट होगा ये ऑप्टिमम प्रॉफिट होगा, बेस्ट प्रॉफिट होगा। कोई भी किसी भी तरीके से इसको मिक्स कर दे, अगर उसके पास 8,15,000 आवर्स है और 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सारी क्वेश्चन की कंडीशन सेम है, तो जितना प्रॉफिट हम यहाँ निकालेंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट वो किसी भी हालत में कमा के नहीं दे सकता। गॉट इट? समझ आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर आपने यहाँ तक किया, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट टर्म पूछी है, डिसीजन मेकिंग हो गई, मैं मानती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने प्रॉफिट टर्म पूछी है, तो वो फिर आपका 1 मार्क्स काटने का राइट रखते हैं। जो भी कॉपी चेकर होगा वो 1 मार्क्स काटने का राइट रखता है, क्योंकि आपने उसको प्रॉफिट नहीं बताया, आपने कंट्रीब्यूशन पे छोड़ दिया। क्वेश्चन में पढ़ना, अगर उन्होंने पूछा है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है वो आपको यहाँ तक में नंबर भी दे दे कि चलो ठीक है, स्टूडेंट्स को आता है सिर्फ फिक्स कॉस्ट घटाने की, बट मे बी वो 1 नंबर काट भी सकता है। गॉट इट? राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। पार्ट ए बहुत लेंथी हो गया, बहुत बर्डन हो रहा है, ऐसा कुछ मत सोचना, कोई लेंथी नहीं था वो। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी कौन सा चैप्टर का है? ओआर का, सिमुलेशन टेक्निक। सिमुलेशन टेक्निक हम खुद ही बोलते हैं पढ़ाते वक्त ही, पूरा रैंडम बेस चलता है, क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक कैसे नहीं होता है? क्योंकि इसमें पूरी टेक्निक है जो हमें फॉलो करनी है, जो मोंटे कार्लो टेक्निक हमें बता दी वो हमें फॉलो करनी है। उसमें हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना कि पहले क्वेश्चन में हमने इतना लॉजिक लगाया था, अब कहाँ गए मैडम सारे लॉजिक, इसमें नहीं लगेगा कोई भी लॉजिक। यहाँ जो क्वेश्चन हमें कह रहा है और हमें पता है कि इसमें कौन सी टेक्निक काम में आती है, तो हमें वही फॉलो करनी है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन एक बुक स्टोर्स का था और वो चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि किस तरीके से वो अपने स्टॉक को, अपने स्टॉक की डिमांड को, अपने स्टॉक कितने दिन में स्टॉक मंगवाए, लीड पीरियड गिवन है, हमें डिमांड गिवन है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी गिवन है, सॉरी प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमें हर टाइम जब भी हम ऑर्डर देंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 100 रुपीज पर ऑर्डर। यानी बुक स्टोर वाला जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है 100 रुपीज। स्टोर की कैरिंग कॉस्ट है 5 रुपीज। स्टोर को कैरी करने की कॉस्ट, मतलब इन शॉर्ट बुक्स को कैरी करने की कॉस्ट 5 रुपीज पर डे। जनरली हम एवरेज पे लगाते हैं कैरिंग कॉस्ट, बट यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगी? हर दिन जब आप दुकान बंद करोगे, आपकी शॉप में जितनी भी बुक्स होगी मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना, उन पे कैरिंग कॉस्ट लग जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपीस है? 100 रुपीस। क्वेश्चन 4 पार्ट बी, ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीस। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? Carrying cost is ₹5 per day per book। बट एक चीज और, ये किस पे लगानी है हमको? क्लोजिंग पे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्लियर। उसके पास 2 ऑप्शन है, मतलब वो 2 ऑप्शंस के बीच में फंसा हुआ है। क्या क्या ऑप्शन है उसके माइंड में? फर्स्ट ऑप्शन उसके माइंड में है कि ऑर्डर करें हम 5 बुक्स, 5 बुक का ऑर्डर कर देते हैं नया। कब करेंगे ये? जब ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर इज लेस देन 8 बुक।
इक्वल भी नहीं है। उसके माइंड में दो अप्रोच चल रही है। पहला तो वो ये सोच रहा है कि ऐसा करता हूँ मैं 5 बुक का ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन कब करूँगा, जब मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस अगर कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चल रहा है, इन दोनों की टोटल मिला के अगर 8 से कम हुई तो मैं अपने बुक सप्लायर को फोन कर दूंगा और बोल दूंगा 5 बुक दे दो। बिना प्लानिंग के वो बुक क्यों नहीं मंगवाते, क्योंकि अगर कम बुक मंगवा रहे होंगे तो बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक्सेस में बुक मंगा के दुकान में रख ली तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि हमें कितनी बुक्स मंगवानी है और कब मंगवानी है। सेकेंड उसका ऑप्शन चल रहा है एक और माइंड में, कौन सा चल रहा है, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्डर करो 8 बुक्स का। कब करना ऑर्डर ये 8 बुक्स, जब ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8 हो जाए। यानी एक ऑप्शन तो है ये और एक ऑप्शन है ये। आपको इन दोनों में से कैलकुलेशन करके बताना है कि स्टोर कीपर के लिए, शॉपकीपर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। करंटली बिगनिंग में स्टॉक है 8 यूनिट्स का, साफ साफ गिवन है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 8 बुक्स का, 8 बुक्स का एंड 6 बुक्स का आपने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, जो नेक्स्ट डे रिसीव हो जाएगी आपको। मतलब जब आप आज की कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो, सपोज ये मंथ के एंड के बाद में स्टार्ट कर रहे होंगे फर्स्ट डे पे, तो उन्होंने क्लियर किया आपको कि आप जब शॉप ओपन करोगे आपके पास 8 बुक्स ऑलरेडी ऑर्डर में है और 6 बुक्स आपकी 8 बुक आपके पास स्टॉक में है और 6 बुक्स आपकी ऑर्डर में चल रही है। वो कब मिलेगी आपको, नेक्स्ट डे मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। फर्दर ये भी अज्यूम कर लीजिएगा कि अगर कोई स्टॉक जितना भी रिसीव होता है वो कब रिसीव होगा, डे के एंड में। मतलब मैंने ऑर्डर लिखवाया और मेरे पास ये 8 बुक्स आने वाली है, तो ये मेरे पास सुबह शॉप ओपन करते ही नहीं आएगी। ये मेरे पास कब आएगी, जब मैं शाम को शॉप क्लोज कर रही हूँ। ये भी क्वेश्चन नहीं का है। अदरवाइज हम हमेशा मानते हैं कि ऑर्डर आने वाला है तो मॉर्निंग शॉप ओपन करिए और हमारे पास स्टॉक आ गया। इन्होंने क्लियर कहा है कि जितने भी ऑर्डर आप देते हो, अगर आपके पास उस डे रिसीव होने वाला है, वो मतलब आप जिस दिन भी रिसीव कर रहे हो, शॉप ओपन होती मॉर्निंग में नहीं होगा, एट एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में आपको वो ऑर्डर मिलने वाला है। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ आया। क्वेश्चन ने रैंडम नंबर भी आपको गिव किया है यूजिंग मोंटे कार्लो मेथड। बोला था मैंने, सिमुलेशन टेक्निक मोंटे कार्लो को फॉलो करती है, तो वो जैसा जैसा बताते हैं हमको यूज करना है उसको। 2 डिजिट रैंडम नंबर गिवन है हमको, ये सारे रैंडम नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है, इसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी है। लीड टाइम कितना होता है, 2 डेज। लीड टाइम का मतलब होता है फोन करके आज ऑर्डर लिखवाया, 2 दिन बाद ऑर्डर आएगा। उन्होंने ब्रैकेट बना के डिफाइन भी किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन 1st ऑफ मार्च, 1 मार्च को अगर आप ऑर्डर देते हो, इट विल बी डिलीवर्ड, कब डिलीवर होगा आपको, एंड ऑफ 3rd ऑफ मार्च, 3 मार्च के आखिरी पे 3rd ऑफ मार्च को ऑर्डर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, वो सबसे आखिरी में मिलेगा, जब शॉप आप क्लोज कर रहे होंगे उस समय आपके पास में वो डिलीवरी देकर जाएंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत इजी काम होता है, हर बच्चे को पसंद होता है वो काम करना, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं, 1 मार्क्स मिलता है उस वहाँ तक की रेंज बनाने का। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, ये डिमांड गिवन है हमें, राइट, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी मतलब एक्सपेक्टेशन कितनी है उसकी, तो हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें कैसे बनाते हैं वो टेबल, इस तरीके से, डिमांड देन प्रोबेबिलिटी, फिर उसको हम करते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, मतलब उसको क्यूमुलेट करते हैं, और देन हम उसकी बनाते हैं रेंज। डिमांड है हमारी 0, 1, 2, 3, 4,
प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.10, 0.30, 0.45, 0.10। क्या करना है हमको? इनको क्यूमुलेट करना है। कैसे करते हैं इनको क्यूमुलेट? 0.5 प्लस 10 ऐड कर दो, ऐड करते जाओ तो कितना आ जाएगा? 15, 30 ऐड हुआ तो 45, 45, 45, 90 एंड 90 और 10 100, राइट? ये यहाँ तक हमारा सारा हो गया कि हमने इसकी प्रॉपर्टी बनाई, क्यूमुलेटिव रेंज बनाई और क्यूमुलेटिव रेंज में हमने ये भी डाल दिया कि कितना कितना आ रहा है। आप क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऐसे शो करो, उसके बजाय यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बेस्ट होता है डेसिमल में ही शो करो, तो यहाँ पे ये रहने दो, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 1.00। चीज अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ हमने लिखा वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमेशा डेसिमल में शो होती है। 0.05, 10 ऐड किया 0.15, 30, 45, 90 एंड 1.00। अब हमें बनानी है रेंज। इतना तो हम सबको याद होगा कि रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है। अब इसका लॉजिक मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि सिमुलेशन के चैप्टर में इसका बहुत अच्छे से लॉजिक पढ़ते हैं कि रेंज ऐसे क्यों स्टार्ट होती है। रेंज स्टार्ट होती है 0, 0 से और कंप्लीट हो जाती है 99 पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेंज बनाने में मिस्टेक कर दी थी, और अगर आपने रेंज बनाई तो आपका वो नंबर पूरा गया जो उस टेबल के अकॉर्डिंग मिलने वाला था। उन्होंने रेंज कैसे बनाई? 00205, 062 15। ये गलत है। वो हमें क्लियरली बताते हैं कि आपकी काउंटिंग स्टार्ट हुई है 1 to 100, लेकिन हम आपको हर एक नंबर पे पीछे ले जा रहे हैं। इसका पूरा लॉजिक मैं अभी नहीं डिफाइन कर सकती, टाइम इतना नहीं है हमारे पास में, अदरवाइज मैं पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ये जो काउंटिंग हमारी है ये 1 to 100 है, बट हमें रेंज बनानी होती है 00 to 99, मतलब हर एक डाटा एक आगे प्लेस पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 00 to 04। रेंज ऐसे बनती है। जिसने भी गलती करी हो प्लीज फ्यूचर में मत करके आना। अगर आपने ये चीज गलत बनाई तो आपका आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 15 to 44, 45 to 89 and 90 to 99। बहुत सारे ने यहाँ पर 100 भी लिखा था, गलत है वो। रेंज क्या होगी? 99। रेंज स्टार्ट होती है 00 से, फिनिश हो जाती है 99 पर। गॉट इट? तो रेंज हमारी ऐसे बनती है। अब मैडम ये मेथड भी फॉलो करके कॉस्टिंग नहीं है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक में एक तरीके से पैटर्न गिवन है तो हमें यही करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये हमने क्यूमुलेट करी एंड देन हमने उसकी बनाई रेंज। अब रैंडम नंबर को हम रेंज पे देखते हैं और आगे का क्या बना देते हैं? टेबल। तो बहुत सिंपल है। यहाँ तक सॉल्व करने के 1 मार्क्स थे। टोटल क्वेश्चन था 8 मार्क्स का। तो बाकी मार्क्स कौन सी चीज के होंगे? आगे की 2 टेबल्स के। टेबल क्या बनेगी? उसमें स्टॉक इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना है हमको। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन इज, कौन सा था फर्स्ट ऑप्शन? ऑर्डर 5 बुक। कितनी बुक्स का ऑर्डर देना? 5 बुक का। कब? When opening stock plus outstanding order less than 8। जब ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर मतलब हमने ऑर्डर दे दिया, अभी चल रहा है पेंडिंग, वो किससे कम हो जाए? 8 से कम। इक्वल नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ऐसा होता ना तो अलग होता। इज लेस देन 8। इसका मतलब आपने शॉप ओपन करी, 8 बुक्स है, नया ऑर्डर प्लेस करोगे, सप्लायर को फोन करोगे? नहीं। बट अगर साइन ऐसा होता तो
क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है उनको। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस जेरॉक्स कर दें, कट कॉपी पेस्ट करें, सिर्फ एक चीज चेंज कर दें कि न्यू ऑर्डर ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो इसका मतलब शॉप ओपन करी, अगर 8 बुक रखी हैं तो भी नया ऑर्डर दे दो और उससे कम है तो भी दे दो, लेकिन अभी कब देंगे हम? सिर्फ 8 पे। इस तरीके के क्वेश्चन में यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो रेंज बनाना है, बट हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिवीजन करते हैं, पहले पढ़ते हैं, तो वो चलो फिर भी आ जाती है, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, मत करना प्लीज उसमें मिस्टेक। फिर सेकंड मिस्टेक यही होती है, बच्चा अपनी मर्जी से कभी भी उठा के ऑर्डर देना शुरू कर देता है। ऑर्डर के लिए क्लियरली गिवन है, ठीक है। तो अब हम टेबल बनाएं, टेबल में कॉलम कौन कौन सा आते हैं मैडम याद करना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अगर आपको सिमुलेशन टेक्निक पता है, तो आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए वो याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं डेलीज, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास में, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर अगर कोई है तो, न्यू ऑर्डर हमें अगर देना पड़ रहा है, क्वांटिटी रिसीव, कब क्वांटिटी रिसीव होगी हमारे पास में, टोटल स्टॉक, डिमांड हमारे पास डिमांड कितनी आ रही है एज पर रैंडम नंबर, रैंडम नंबर के बेस पे हमारे पास डिमांड कितनी आ रही है। सेल्स एक अलग से कॉलम बनाएगा सेल्स का कि कितना हमें सेल करना पड़ रहा है, वो बताऊंगी क्यों। और लास्ट दो बनेंगे एक तो क्लोजिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के हमारे पास में टोटल कितना बचा है। सबसे फर्स्ट डे 1, चीज लिखते हैं। D1 कितनी शॉप ओपन करते कितनी बुक्स हमारे पास है 8। गिवन था क्वेश्चन में कि 8 नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चल रहा है, ये भी हमें पता था। कितने बुक्स का ऑर्डर हमने दे दिया था पहले ही 6, बट वो रिसीव आज नहीं होगी, ये भी क्वेश्चन ने क्लियर कहा था। कब रिसीव होगी वो 6th डे, सेकेंड डे के एंड में, तो यहाँ पर रिसीव होगी वो हमें। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग था बट वो रिसीव कब होगी हमें एंड ऑफ सेकेंड डे, आज नहीं मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे करना। सबसे पहला हम रैंडम नंबर को बेस देख के डिमांड को फिल करते हैं। रैंडम नंबर हमारा था रैंडम नंबर 89 कौन सी रेंज में आ रहा है? रैंडम नंबर 89 कौन सी रेंज में आ रहा है? 89 यहाँ। तो हमारी डिमांड कितनी आएगी? 3 यूनिट्स। जो रैंडम नंबर के सामने डिमांड रिप्रेजेंट कर रही है वही हमारी डिमांड हो जाएगी। कितनी यूनिट्स की डिमांड होगी? 3। सेकेंड रैंडम नंबर है 34 मीन्स 2। थर्ड इज 78 means 3. Next one is 63 किसमें है 63? अगेन मैम 63 भी इसमें आ रहा है, तो फिर से 3। नेक्स्ट 61 भी उसी में है 3। नेक्स्ट वन इज 81 भी वही है 3। नेक्स्ट 39 कहाँ आ रहा है?
यहाँ पे 39 कहाँ आ रहा है, 15 और 44 के बीच में आएगा ना 39, तो कितनी डिमांड होगी हमारी 2 की। 16 कहाँ आएगा, 15 और 44 के बीच में है, तो अगेन 2। नेक्स्ट नंबर है 13, कौन सी रेंज में आ रहा है 13, 5 से 14 वाली में, तो कितना आएगा 1। और लास्ट नंबर 73 कितना आएगा 3। कैसे देखते हैं, जो भी रैंडम नंबर गिवन है उस रेंज में देखो, उसके जस्ट सामने का डाटा हमारी डिमांड हो जाएगी। पूरा क्वेश्चन एस्टिमेशन के बेस पे चलता है, मतलब रैंडम अजम्पशन के बेस पे चलता है, और उसी के बेस पे हम आंसर निकालते हैं। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें अपना क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करना है। सबसे पहले देख, शॉप ओपन करी, 8 बुक है हमारी शॉप में, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर पे चल रहा है 6 का। क्या नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, नया ऑर्डर प्लेस करना है, नहीं करना है, नहीं। क्वांटिटी कुछ रिसीव होगी, नहीं, आज कुछ रिसीव नहीं होगी। टोटल स्टॉक में कितना आएगा, टोटल स्टॉक में तो 8 ही आएगा, ये प्लस मत कर देना क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। सेल कितनी करेंगे, डिमांड लेके कस्टमर 3 की आया, हम कितनी सेल करेंगे 3। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 5, कैसे आया 8 माइनस 3 5। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग चल रहा है, क्या चल रहा है मैडम, कितनी बुक्स का चल रहा है 6 का। फर्स्ट डे शॉप क्लोज, सेकंड डे मॉर्निंग आए, फिर शॉप का ताला ओपन किया, फिर इन्वेंट्री काउंट करी, पता लगा ओपनिंग में मतलब स्टॉक में 5 बुक्स तो हमारे पास है, 5 बुक्स हमारे पास में रखी है, प्लस 5 बुक्स हमारे पास है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी चल रही है, आउटस्टैंडिंग चल रही है आज भी, कितनी चल रही है 6। क्यों चल रही है मैम आउटस्टैंडिंग, ये तो रिसीव हो जानी चाहिए, नहीं। क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको किसी दिन स्टॉक मिलता है तो वो कब मिलता है आपको, एंड ऑफ डे। पूरे दिन कोई हमसे आके पूछेगा क्या कोई स्टॉक पेंडिंग चल रहा है, हम कहेंगे हाँ स्टॉक आने वाला है, आने वाला, आने वाला है। कितनी बुक्स का, 6 बुक्स का, 6 बुक्स का। तो उन्होंने अभी हम ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा है 8 से ज्यादा, और हमें ऑर्डर कब देना होता है 8 से कम में, फिर नया ऑर्डर नहीं दिख पाएंगे। 6 बुक्स एंड में आएगी, सेल करने के लिए अवेलेबल है, कितनी बुक्स टोटल हमारे पास अवेलेबल है, टोटल डे के, अब हमको ये भी नहीं पता कि डिमांड कब आई कब नहीं आई, बट हमें ये पता है टोटल हमारे पास बुक्स हो गई 5 + 6, टोटल बुक्स हो गई 11। कस्टमर सिर्फ 2 की डिमांड लेके आया, मॉर्निंग में आया, इवनिंग में आया, आफ्टरनून में आया, छोड़ो वो क्वेश्चन ही नहीं बोला आपको। 2 की डिमांड लेके आया, हमने 2 सेल भी कर दी। मैडम वापस ये कॉलम क्यों बना रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक में क्वांटिटी नहीं होती, डिमांड ज़्यादा आ जाती है, तो सेल का हमेशा ही कॉलम बनाना। बचेगी कितनी 9, क्या आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कुछ है, नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। सेकंड डे रात को शॉप क्लोज करके चले गए, थर्ड डे वापस मॉर्निंग ओपन करी शॉप, कितनी बुक्स रखी हुई नजर आई 9। अभी हमसे कोई पूछेगा, हमारा सेल्समैन आया, उसने बोला मैम कोई ऑर्डर, सर कोई ऑर्डर चल रहा है पेंडिंग, हम बोलेंगे नहीं कुछ नहीं चल रहा, इस बार कुछ नहीं है, सब आ गया, जो पहले का था सब मिल गया। क्या नया ऑर्डर दे, नहीं, क्योंकि नए ऑर्डर की डेट कब है, स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8, और हमारे पास कितनी है 9, आज नहीं देना, ठीक है, नहीं देना तो कोई नया ऑर्डर भी नहीं जाएगा, कोई क्वांटिटी रिसीव तो होनी नहीं है, नहीं होगी ना, राइट। समझ आया यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में ऑलरेडी 9 बुक्स हैं, और हमारा रूल है ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8 अगर है तो हम नया ऑर्डर देंगे, फोन करेंगे या मेल करेंगे, जो भी है हम उसको बोलेंगे 5 बुक्स भेज दीजिएगा, बट अभी नहीं करेंगे। टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है हाथ में सेल करने के लिए 9, कस्टमर कितने की डिमांड लेके आए 3 सेल करी, क्लोजिंग स्टॉक बचा 6, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। थर्ड डे शॉप क्लोज, फोर्थ डे गए, तैयार हो गए, वापस शॉप ओपन करी, टेबल पे रखी हुई देखिए सिर्फ 6 बुक्स, कितनी रखी हुई है 6। हमारे सेल्स एजेंट ने बोला सर आउटस्टैंडिंग चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा,
तो इसी समय एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए। आज पहला काम क्या करना है, सप्लायर को उठा के फोन करना है कि कितने बुक्स हमें भेज दे, 5। ऑर्डर क्वांटिटी 5 बुक्स है ना, तो हमारा कौन सा ऑर्डर गया, हमारा फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया हमने, कौन से डे प्लेस किया है, 4th डे। 4th डे हमने शॉप ओपन करी, ताला खोला, टेबल पे देखी 6 बुक्स, तो हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर दिया। कितनी बुक्स का, 5 बुक्स का। कब मिलेगा, क्लियरली क्वेश्चन ने बताया था ना, अगर आप बहुत अच्छे से, उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया था, इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दे इस पेपर में तो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर 1 मार्च को आप ऑर्डर दे रहे हो तो वो आपको 3 मार्च को मिलेगा, लेकिन 3 मार्च को भी कब मिलेगा, वो एंड ऑफ डे पे, जब आपका दिन खत्म होगा तब मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब मिलेगा मुझे बताओ, सोचो कब मिलेगा, 4th 5th, 4th गया पूरा दिन, 5th गया पूरा दिन, 6 को मिल जाएगा वो, लेकिन 6 को भी सुबह सुबह नहीं आएगा। 6 को भी कब आएगा वो, जब हम शॉप क्लोज कर रहे होंगे, तो मिलेगी, रिसीव कब होगा हमें, 6th डे, राइट, गॉट इट। 6th डे वो हमें रिसीव होगा, तब तक हम कहेंगे आने वाला है, आने वाला है। बट कितनी बुक्स रिसीव होगी, 5 बुक्स। प्रीवियसली 6 थी, वो उनकी प्रीवियस पॉलिसी होगी। अभी कितनी बुक्स आएगी, 5 बुक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 बुक्स का दिया है, राइट। अब यहाँ से करते हैं 6th डे, 4th डे 6 बुक्स हैं हमारे पास में, टोटल बेचने के लिए भी है 6, राइट। 3 की डिमांड आई, 3 बेची, बची कितने स्टॉक में, 3। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर चल रहा है, कितने बुक्स का, 5 बुक्स का। नेक्स्ट 5th डे शॉप ओपन करी, 3 बुक्स टेबल पे है, 5 बुक ऑर्डर में है। ऑर्डर दे नया, नहीं देंगे, क्योंकि टोटल मिला के कितना हो गया, 8, और मैंने इसलिए उस समय बोला था यहाँ पर इक्वल टू 8 होता तो नया ऑर्डर जाता, लेस देन 8 है, नया ऑर्डर नहीं जाएगा, राइट। कोई नया ऑर्डर नहीं देना है, आप बैठे रहो, जितनी बुक्स है उसी में काम लो। कितनी बुक्स है हमारे पास फिजिकल फॉर्म में बेचने के लिए, सिर्फ टेबल पे 3। कस्टमर भी 3 की डिमांड लेके आया, बहुत लकी है, अदरवाइज 3 देते, ज्यादा की आती तो 3 देते और फिर दुखी होते रहते कि रह गई डिमांड। बचा कुछ स्टॉक, कुछ नहीं बचा। अब तो आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा हम दुकान पूरी तरह से खाली करके गए, बस एक ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है। 6th डे मॉर्निंग शॉप ओपन करी, नहीं कुछ। 6th डे मॉर्निंग हमने शॉप ओपन करी, हमारे पास कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, पर अभी क्या नया ऑर्डर दें, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कितनी बुक्स आउटस्टैंडिंग चल रही है, 5। क्या नया ऑर्डर प्लेस करें, मैंने क्या बोला था, नया ऑर्डर प्लेस करने का सिर्फ एक ही रूल है, आके देखो, दुकान खोलो, आके देखो टेबल पे कितनी बुक्स रखी हुई है, प्लस ये रिकॉल करो कि पहले का कोई ऑर्डर पेंडिंग है क्या, दोनों की टोटल मिलाओ, 8 होती है तो चलने दो, 8 से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम है तो फिर सबसे पहला काम करना है, सुबह सुबह ही सप्लायर को फोन करना, उसको बोलना बुक्स बेच। 0 + 5 कितना हुआ, 5। फोन करेंगे सप्लायर को, तो यहाँ हमारा कौन सा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, यानी हमने पहला ऑर्डर तो दिया था डे 4 पे, नेक्स्ट ऑर्डर हम 6th डे पे वापस दे देंगे। सेकंड ऑर्डर हमने फिर दे दिया, कितनी बुक्स का, 5 बुक का। अब बेस्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं याद रह पाता हमको, ऐसे नहीं याद रह पाता, पूरा क्वेश्चन करना है, वापस ऊपर जाके क्लिक कैसे होगा, तो इसी को लिख ही लेते साथ में। 6th डे ऑर्डर दिया, 6 पूरा छोड़ो, 7 पूरा छोड़ो, 8th डे पे वो हमें मिलेगा, रिसीव हो जाएगा, बट कब होगा वो हमें, एंड ऑफ डे, बट रिसीव हो जाएगा 8 पे। चलिए 0 बुक रख के बैठे हैं, नहीं 5 बुक हमारे पास आने वाली है, डे के एंड तक आई भी, डिमांड कितनी की आई है, 3 की, हमारे पास बेचने के लिए कितनी है, 5। अब बहुत सारों के माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, मैडम ये तो रात को दुकान बंद करते करते रिसीव हुई थी, हम ये भी थोड़ा पता है कस्टमर कब आएगा, हो सकता है हमने उसको कह दिया हो कि आप अपना ऑर्डर लिखवा दो, हम
हम डिलीवरी आपको आज ही दे देंगे, श्योर है हमारे पास स्टॉक में आने वाला है, हम आपको भेज देंगे। तो इसका मतलब 5 बुक हमारे पास आई, 3 बुक का ऑर्डर हमने लिया तो 3 बुक सेल करी, बची कितनी 2। कुछ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, 5 बुक का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर चल रहा है। 6 डे हमने दुकान क्लोज कर दी, 7th डे मॉर्निंग 2 बुक के साथ ओपन करी, 5 आउटस्टैंडिंग है। टोटल मिला के कितना हुआ फिर भी, 2 बुक फिजिकल फॉर्म में टेबल पे रखी है, 5 बुक ऑर्डर में चल रही है, फिर भी कितना हुआ है 7। फिर वापस ऑर्डर प्लेस करो, 7th डे अगेन वापस ऑर्डर होगा, यानी हमारा ऑर्डर हुआ था एक तो 4th डे पे, फर्स्ट ऑर्डर हमने 4th डे किया था, क्यों किया था चेक कर लेना वापस, क्योंकि 8 से कम था। फिर हमने 6 पे किया क्योंकि 8 से कम है, फिर हम 7 पे वापस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8। ऑर्डर गया जाएगा ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर, अरे मैडम ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो जो कंपनी की पॉलिसी है वो फॉलो करनी पड़ेगी हमें। कितने बुक्स का जाएगा फिर 5 बुक्स का। अब अभी काउंट कर लो इसको, 7th पे ऑर्डर दिया है, 7 छोड़ो 8 छोड़ो, 9th की शाम को बुक्स हमें मिल जाएगी, राइट। 2 and 5 ये तो आउटस्टैंडिंग था, इस दिन कुछ रिसीव हो रहा है नहीं। बुक्स बेचने के लिए कितनी अवेलेबल है 2, ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, हमारे पास फिजिकल फॉर्म में सिर्फ 2 बुक रखी हुई है और मिलने वाला भी कुछ नहीं, क्वांटिटी कुछ रिसीव नहीं होने वाली है। हमारे पास कितनी बुक्स है टोटल स्टॉक में 2, जो हम बेच सकते हैं। कस्टमर को भी नहीं कह सकते कि रुक जा हमारे पास बुक आने वाली है शाम तक, नहीं आने वाली, वो तो नेक्स्ट डे आएगी। सेल कितनी करेंगे 2, स्टॉक बचा 0, आउटस्टैंडिंग है 5। शॉप ओपन करी 8वें दिन, ताला खोला, दुकान खाली है, चोरी वोरी नहीं हुई थी, हम बेच के गए थे पूरा सामान। 5 बुक आउटस्टैंडिंग में चल रही है, ऑर्डर बुक खोली, 5 आउटस्टैंडिंग चल रही है, आज मिल जाएगी शाम तक। बट क्या हमें नया ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा, क्या हम नया ऑर्डर प्लेस करें, न्यू ऑर्डर देना है या नहीं देना है। हमें न्यू ऑर्डर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा नया ऑर्डर मैम, क्यों देना पड़ेगा नया ऑर्डर, क्या क्योंकि क्या लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर इज लेस देन 5। अगर वो 5 से कम होता है तो आपको नया ऑर्डर प्लेस करना, इज लेस देन 8, सॉरी, ओपनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8। अगर वो 8 से कम होता है तो आपको 5 बुक का नया ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा हमको, ऑर्डर नंबर 4। क्या 8 डे पे ओपनिंग स्टॉक है 0 एंड आउटस्टैंडिंग बुक्स है 5, नया ऑर्डर प्लेस करें। बहुतों ने गलती करी, ये पॉइंट बहुत ने गलती करा, और ये पॉइंट ऐसा है जहां गलती होने के चांसेस मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि हमें 7th डे पे ही ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर 5 यूनिट स्टॉक में नहीं बची है, 0 यूनिट स्टॉक में बची है। बट पहले दिन एक ऑर्डर था और दूसरे दिन अगेन एक ऑर्डर हो गया, तो आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी कितनी हो गई 5 + 5 10। तो 7th डे का क्लोजिंग में ही हमें पता है कि हमने 6th डे भी ऑर्डर किया है, 7th डे भी ऑर्डर किया है। 8th डे मॉर्निंग शॉप ओपन करते कोई हमसे पूछेगा कितनी बुक्स फिजिकल फॉर्म में आपकी टेबल पे है, कुछ नहीं है, खाली है। बट कितनी बुक्स ऐसी है जो ऑर्डर में चल रही है और आपको मिलने वाली है। एक ऑर्डर तो हमने किया था 6ठे दिन, एक ऑर्डर किया हमने 7वें दिन, तो 6th डे एंड 7th डे टोटल बुक्स हो गई 10। क्या नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि रूल क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8। नया ऑर्डर नहीं जाएगा, कोई ऑर्डर नहीं देना, यानी यहाँ पे 4th ऑर्डर मत दे देना।
5 बुक्स हमारे पास रिसीव हो गई, वो हमने पहले लिख लिया था, और ये चीज मैंने इसीलिए आपको पहले लिखने की हैबिट बताई है ताकि वापस रिकॉल नहीं करना पड़ता पीछे का जा जाके। 5 बुक्स रिसीव हो गई। टोटल स्टॉक में कितनी बुक्स है हमारे पास में 5, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में 5 ही आई है। 2 बुक्स की डिमांड आई, 2 सेल कर दो। कितनी बुक्स बची आउटस्टैंडिंग में? क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हमारे पास में? 3 बुक्स का बचा क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग में तो बचा कितना बचा है? ये जो हम कह रहे थे सुबह शॉप ओपन होते ही सपोज हमारे मैनेजर सेल्स मैनेजर ने पूछा कितनी बुक्स बाकी, हमने कहा 10 आउटस्टैंडिंग चल रही है, शाम को 5 मिल गई, तो अब हम उसे कहेंगे ओनली 5 बुक्स आउटस्टैंडिंग चल रही है। गॉट इट? 9th डे सुबह सुबह ताला खोला दुकान का, 3 बुक्स टेबल पे है, 5 बुक हमें पता है आने वाली है। कब आ जाएगी? आज ही आ जाएगी शाम तक। नया ऑर्डर नहीं देना क्योंकि टोटल कितनी हो रही है 8। कितनी बुक्स सेल करने के लिए हमारे पास में 8 कहां से आई? 3 तो सुबह सुबह थी, 5 आ गई थी और 1 की डिमांड है, 1 पे जो कितनी बुक्स बची हमारे पास में 7। कोई आउटस्टैंडिंग बचा? नहीं बचा, कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं बचा है, सब मिल गया जो मिलना था। 6th डे वाला 8 पे मिल गया, 7th वाला 9 पे मिल गया। फिर 10th डे मॉर्निंग ओपन करें शॉप, 7 बुक्स टेबल पे रखी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी तो हमें 1 2 बस 2 दिन मिली थी, बट आउटस्टैंडिंग में कुछ नहीं है। ऑर्डर देंगे नया देना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर कब देते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8। मैंने ये लाइन बहुत बार रिपीट करी है, वो इसलिए ताकि आपको क्लियर हो कि इस वर्ड का इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पे कितना जाता है। हमें नया ऑर्डर देना है, यहाँ जाएगा हमारा 4th ऑर्डर। फिर हम सप्लायर को फोन करेंगे और उसे बोलेंगे बुक्स दे दीजिए हमको। कितनी बुक्स जाएगी? कितनी बुक का ऑर्डर लिखाएंगे? 5 बुक्स का। मिलेगा कब हमें? 11th डे 12th, नीचे का नहीं करना हमको, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने डेज का करना है हमें? 10 डे का। तो कब मिलेगा छोड़ दो, वो चीज नहीं लिखेंगे हम। 7 बुक है, क्वांटिटी रिसीव होगी इस दिन, कुछ भी रिसीव नहीं होगा। टोटल स्टॉक में भी कितनी रहेगी? 7। सेल कितनी करेंगे? 3, क्योंकि कस्टमर मांग ही 3 रहा है। दुकान बंद करते करते कहेंगे 4 बुक्स तो हमारे पास है, और आउटस्टैंडिंग में कितनी चल रही है? 5 आउटस्टैंडिंग में क्यों लिखी मैंने? क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस किया जो अभी नहीं आया है। 7 में से 3 मैंने सेल कर दी, 4 मेरे पास में है और 5 मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है। बट हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब यहाँ तक हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई है। कॉस्ट बतानी हमें, कॉस्ट पता है कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है? कितने ऑर्डर दिए आपने इन 10 दिनों में? बोलो कितने ऑर्डर दिए आपने इन 10 डेज में? इन 10 डेज में हमने ऑर्डर दिए हैं, टोटल कॉस्ट इन 10 डेज में हमने ऑर्डर दिए हैं 4 ऑर्डर, और पर ऑर्डर कितने रुपीस खर्च होते हैं? 100 रुपीज, वो जो भी रूल होगा, हमें तो गिवन था। कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? कितनी लगेगी कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट लगती है हमारी 5 रुपीज पर बुक पर डे। और किस पे लगाना है? क्लियरली क्वेश्चन ने कहा था क्लोजिंग पे लगाना, तो हमको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्लोजिंग पे लगाना है, तो सबकी टोटल लगा दो। 5 + 9 + 6 + 3 + 2 + 3 + 7 + 4, 39 बुक्स हमारी क्लोजिंग में है टोटल। 39, क्योंकि ये थी पर डे कॉस्ट, इसकी टोटल, इसकी टोटल, ये हो गई हमारी ओवरऑल टोटल। कितनी होगी? 400 and 39 into 5, 195, 595। अगर हमने इस पॉलिसी को फॉलो किया, अगर हमने इस रूल को, इस पॉलिसी को फॉलो किया कि 5 बुक का ऑर्डर दिया जब हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8 हो,
तो हमारी टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगेगी 595 10 डेज की। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है। सेम अगेन उसी टेबल के हिसाब से हमें उसे जमाना पड़ेगा और फिर उसकी टोटल कॉस्ट निकाल के भी हमें डिसीजन देना पड़ेगा कि ज़्यादा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। वो सेम रूल पे होगा, बस आपको ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैंने उसमें सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो आप जब उस स्लाइड्स में देखोगे तो वो उसमें सॉल्व है, वहां जाके उसको चेक जरूर करना। उस ऑर्डर की टोटल कॉस्ट आ रही है, मैं कॉस्ट लिख रही हूँ, टेबल सेम तरीके से बनेगी, थोड़ा सा रूल ध्यान रखना पड़ेगा बस। और फिर भी नहीं समझ आए अगर उसमें से देखने के बाद भी, तो प्लीज इसमें मेरे नंबर है, मुझे कॉल करना, आपका जो भी डाउट हो मैं उस कॉल सॉल्व करवा दूंगी। उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 425। ओवरऑल उस ऑप्शन की, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, उसकी कॉस्ट है 425 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, इसकी टोटल कॉस्ट थी 595। सेकंड ऑप्शन की टोटल कॉस्ट आ रही है 425। तो आपको एक कमेंट भी देना था कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। जिसने वो कमेंट नहीं दिया 1 मार्क्स कट, क्योंकि जब आपसे कमेंट पूछा जाता है तो कमेंट दो। ये कैलकुलेशन नहीं दिखाई 1.5 मार्क्स नहीं आएगा, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा मैं आपसे बोलूं, पहले ऑप्शन में इतने रुपए लग रहे हैं, सेकंड में इतने लग रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ऑप्शन सेकंड, जो हमने यहाँ पर पूरे वर्किंग में नहीं किया है बट आपको आंसर में प्रोवाइड है, तो वहां जाके देखना, नहीं समझ आता मुझे कॉल कर देना। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 425 उस सेकंड ऑप्शन की। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा हमारे पास में? सेकंड ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन हमारा था कि हमें 8 बुक्स का ऑर्डर देना है 5 की जगह, जब ओपनिंग ऑर्डर प्लस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लेस देन 8 हो। तो कमेंट में लिख के आना है कि कंपनी शुड चूज सेकंड ऑप्शन। कंपनी सेकंड ऑप्शन चूज करेगी या कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, इट शुड बेनिफिशियल फॉर कंपनी टू सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन ड्यू टू सेविंग ऑफ कॉस्ट। गॉट इट? समझ आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ऑल द बेस्ट, गुड लक।